हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 18 जून 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व किया जाता है। ये देख लीजिए, हर बार की तरह इस बार भी 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व किया गया। 2021 में इसका थीम क्या है? तो थीम है रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। क्या है थीम? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। ये थीम याद रखिएगा, खास करके ये 3 वर्ड याद रखिएगा, रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। 1994 में UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनाउंस किया कि हर वर्ष 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व किया जाएगा। तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्षों तक चलने वाले डीप ओशन मिशन की एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या आएगी? तो डीप ओशन मिशन ये 5 वर्षों तक चलेगा और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी 4077 करोड़ रुपए। कितने? 4077 करोड़ रुपए। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा बैठक की गई, उसमें डीप ओशन मिशन का अप्रूवल दे दिया गया। ये डीप ओशन मिशन 5 वर्षों तक चलेगा फेज वाइज मैनर में, जिस पर टोटल कॉस्ट आएगी लगभग 4077 यानी 4077 करोड़ रुपए। डीप ओशन मिशन इसका पहला फेज 2021 से 2024 तक चलेगा, जिस पर कॉस्ट आएगी 2823.4 करोड़ रुपए। तो ये फर्स्ट फेज और टोटल कॉस्ट दोनों याद रखिएगा डीप ओशन मिशन का। डीप ओशन मिशन इसका मेन पर्पज है ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना इंडिया में। ये कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है डीप ओशन मिशन? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का प्रोजेक्ट है और यही इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, जिसके मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डीप ओशन मिशन याद रखिएगा 4077 करोड़ रुपए फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाटेक यूरोप का एक लार्जेस्ट डिजिटल एंड स्टार्टअप इवेंट है। आपको बताना है रिसेंटली विवाटेक का कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? तो विवाटेक का 5वां एडिशन, 5th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है यूरोप में। यूरोप में कहाँ? तो पेरिस में। हर वर्ष विवाटेक का एडिशन पेरिस में ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2016 से विवाटेक को पेरिस में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस बार जो 5th एडिशन है विवाटेक का, उसको PM मोदी द्वारा संबोधित किया गया है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विवाटेक के 5th एडिशन को PM मोदी ने संबोधित किया है। PM मोदी जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इन्वाइटेड थे वहाँ पे। विवाटेक में PM मोदी ने इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में 5 पिलर्स बताए हैं। ये 5 पिलर्स पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैलेंट, मार्केट, कैपिटल, इकोसिस्टम एंड कल्चर ऑफ ओपननेस। तो PM मोदी ने विवाटेक में 5 पिलर्स बताए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और विवाटेक का 5th एडिशन था। इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो 2 ग्रुप हैं, पब्लिसिस ग्रुप एंड लेस इकोस। विवाटेक को ऑर्गेनाइज करते हैं, पेरिस में ऑर्गेनाइज होता है हर वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं सत्या नडेला। कौन बने हैं? भारतीय मूल के, आपको पता ही है, भारतीय मूल के सत्या नडेला जी जो कि 2014 से CEO थे माइक्रोसॉफ्ट में, अब वो बन गए हैं चेयरमैन। तो ये है सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट में चेयरमैन बन गए हैं, आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और बिल गेट्स, पॉल एलन 2 इसके फाउंडर थे। आपको याद रखना है सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं। अब कुछ समय बाद CEO कोई और बनेगा तो हम दोबारा कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी इसकी 3 दिनों तक चलने वाली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को किस IIT ने होस्ट किया है? तो IIT मुंबई द्वारा, ये बॉम्बे ही लिखा जाता है, IIT बॉम्बे द्वारा ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी के 3D यानी 3 दिवस तक चलने वाले वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है। ये देख लीजिए, IIT बॉम्बे ने ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज के 3 डे कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है। आपको होता है 2021 में जो 13वीं ब्रिक्स समिट चल रही है उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। किसके पास है? इंडिया के पास है। तो 2021 में 13वीं ब्रिक्स समिट चल रही है और इंडिया के पास है प्रेसिडेंसी। ये इंडिया के पास प्रेसिडेंसी होते हुए ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़ का जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ है उसका थीम क्या है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। याद रखिएगा,
IIT बॉम्बे ने ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है। इसमें बाकी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है कि 18 एक्सपर्ट थे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रिक्स 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है। आप यहाँ पढ़ लीजिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। येकातेरिनबर्ग रशिया में इसकी फर्स्ट समिट हुई थी और 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा कितना फंड दिया गया है? तो चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $484 मिलियन दिया है। कितना? $484 मिलियन। ये देखिए, $484 मिलियन का लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, जो कि तमिलनाडु में बनेगा। ये जो चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसकी लेंथ कितनी है? 590 किलोमीटर, 590 किलोमीटर है। और ये जो चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु को जोड़ता है। क्या लिखेगा? ADB द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए $484 मिलियन का लोन दिया गया है, जो कि 590 किलोमीटर की लेंथ है। ADB क्यों चर्चा में है? सिक्किम में रोड अपग्रेडेशन के लिए ADB ने $2.5 मिलियन दिया है, $2.5 मिलियन। ADB की बात करें तो 1966 में स्थापना हुई थी। फिलीपींस मनीला के पास इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट वापस बन गए थे मसत्सुगु असकावा। वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए थे? अशोक लवासा। ADB में 68 कंट्रीज मेंबर हैं, जिसमें 49 जो है एशिया पैसिफिक रीजन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री द्वारा आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर रिपोर्ट जारी की गई है। सिप्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ओस्लो, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में इसका हेडक्वार्टर है। ये देख लीजिए, सिप्री ने अपनी ईयर बुक जारी की है आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट और वॉरहेड्स पर। सिप्री ने बताया है इंडिया के पास टोटल 156 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जो कि पाकिस्तान से कम है। पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर वॉरहेड है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है रशिया के पास है, और इंडिया इस प्लेस में 7th प्लेस पे आता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये सीरियल पे मत जाइएगा, इस सीरियल में बताया गया है सिर्फ 9 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है। 13,080 न्यूक्लियर वॉरहेड है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंडिया 7th प्लेस पे आता है, पाकिस्तान से भी नीचे आता है। सबसे ज़्यादा रशिया के पास है, फिर US के पास है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1966 में स्थापना हुई थी। ओस्लो में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर हैं डैन स्मिथ। तो सिप्री ने अपनी ईयर बुक जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरडाई द्वारा किस इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस ब्रोकिंग का अप्रूवल दे दिया गया है? इंश्योरेंस ब्रोकिंग मतलब इंश्योरेंस मीडिएटर के तौर पे काम करेगी पॉलिसी बाजार। अभी तक भी वही काम कर रही थी पॉलिसी बाजार, लेकिन अब ऑफिशियली अप्रूवल मिल गया है पॉलिसी बाजार को इंश्योरेंस ब्रोकर के तौर पर काम करने का। इसका मतलब क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी और कंज्यूमर के बीच में पॉलिसी बाजार काम करेगा। बेस्ट पॉलिसी क्या होनी चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। हालांकि इतने दिनों से यही आप काम कर रहे थे, कोई नई बात नहीं है। पॉलिसी बाजार की बात करें तो इंडिया में जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है उसका 25% मार्केट शेयर पॉलिसी बाजार के पास है और 10% हेल्थ इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और 2001 में इसका हेडक्वार्टर दिल्ली से हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया गया था। चेयरपर्सन कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया, SC खुंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका बेस ईयर क्या है? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इसका बेस ईयर है 2011-12 और CPI का क्या है? 15-16। चर्चा में क्यों है? क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन है वो रिकॉर्ड हाई पे चला गया है 12.94%। CPI अभी चला गया था 6.23%। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स 12.5% से भी ऊपर चला गया, लगभग 13% के आसपास हो गया है। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। पिछले साल से इस साल देखा जाए तो ये देख लीजिए, पिछले साल -3.37% था होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI का डाटा कौन जारी करता है? तो RBI से लेके लेबर ब्यूरो और CSO जारी करते हैं, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत जो ऑफिस है वो जारी करता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर आप देख लीजिए, ये है। और कुछ समय पहले मैंने रिटेल इन्फ्लेशन बताया था आपको, CPI का 6.3% चला गया है, 2-3 मैंने बता दिया वहाँ पे, वो करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनाथ सिंह जी द्वारा आइडेक्स डीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए
498.8 करोड़ का बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। कितने वर्षों के लिए? तो राजनाथ सिंह जी द्वारा 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए आईडेक्स डीओ को 498.8 करोड़ का बजटरी सपोर्ट दिया गया है। ये पहली बात। तो आईडेक्स डीओ क्या है? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपका आईडेक्स डीओ। इसको 5 वर्षों के लिए 498.8 करोड़ दिए गए हैं। कितने? 498.8 करोड़। ये आईडेक्स डीओ का काम क्या है? इसमें लगभग फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी 300 स्टार्टअप्स को, जो कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड इनोवेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे। तो आईडेक्स डीओ याद रखिएगा। आईडेक्स डीओ को डेवलप किया गया है सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर, यानी कि ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। तो 498.8 करोड़ दिए गए हैं 5 वर्षों के लिए, आपको याद रखना है। आईडेक्स डीओ के 2 फाउंडिंग मेंबर हैं, एक है HAL, दूसरा है BEL। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के तौर पर एक DAP बैग पर सब्सिडी कितने परसेंट बढ़ा दी गई? कितने परसेंट नहीं, कितने रुपए से बढ़ा दी गई? तो अभी तक मैक्सिमम सब्सिडी मिलती थी DAP बैग पर 500 रुपये, अब कर दी गई है 1200 रुपये। तो DAP बैग पर 1200 से माइनस कर दीजिए 500, कितनी सब्सिडी बढ़ गई है? 700 रुपीज़ बढ़ गई है। कैबिनेट द्वारा फॉस्फोरस, पोटास यानी PNK फर्टिलाइजर और DAP इंक्लूडिंग DAP, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट, इनकी सब्सिडी बढ़ा दी गई है। अब फार्मर्स को 1200 रुपये पर DAP बैग की सब्सिडी मिलेगी, जो कि पहले 500 मिल रही थी। तो 700 रुपीज़ की सब्सिडी बढ़ा दी गई है। इससे गवर्नमेंट पे एक्स्ट्रा बर्डन कितना होगा? 14,775 करोड़। तो DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट कितनी हो गई सब्सिडी? 1200 रुपये, पहले कितनी थी? 500 रुपये। इंक्रीज कितना हुआ? 700 रुपीज़। गवर्नमेंट पर कितना बर्डन आया? 14,775 करोड़ रुपीज़, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो आपको पता है कोविड क्राइसिस में ऑक्सीजन की बहुत कमी पड़ रही थी। मैंने खुद ही 20,000 का सिलेंडर खरीदा था, दूसरे की बात क्या करें। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया ये के विजय राघवन ने लॉन्च किया है। के विजय राघवन कौन है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी भी यही होते हैं। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन द्वारा प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया लॉन्च किया गया है, ताकि अगर तीसरी वेव आए तो उसमें ऑक्सीजन की कमी ना पड़े। बस इतना याद रखिएगा। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने लॉन्च किया है। ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, एक नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन बनाया जाएगा ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई इंश्योर की जा सके। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया द्वारा किस कंट्री में सोलर एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया था उसको 100 मिलियन बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट किया गया है? तो इंडिया द्वारा श्रीलंका में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया उसको 100 मिलियन डॉलर बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट किया गया है। देखिए इंडिया ने श्रीलंका के साथ एग्रीमेंट किया है ताकि जो लाइन ऑफ क्रेडिट उनको दिया गया है उसको 100 मिलियन डॉलर और बढ़ा दिया जाए सोलर एनर्जी सेक्टर में। ये लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, इंडिया पहला कंट्री है जो श्रीलंका को उसकी रिक्वायरमेंट्स की एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए 2030 तक पूरी एफर्ट कर रहा है। तो श्रीलंका को और 100 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया गया है, एक्सिम बैंक प्रोवाइड करेगा। इस समय इंडिया के पास, जिसके पास ISA की चेयरमैनशिप है, प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास, आपको पता ही है। ISA में 89 कंट्रीज मेंबर हो गई हैं। लेटेस्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ जानी पहचानी कंट्रीज ही है, बस देखते हैं क्या है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 121 कंट्रीज पहले था, लेकिन अब इसको ओपन कर दिया गया है सभी UN मेंबर्स के लिए। 2015 में स्थापना हुई थी। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। DG कौन है? अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सेलरेटेड प्रोग्राम है र्यू अप किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो र्यू अप इसको लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए र्यू अप प्रोग्राम लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। देखिए तेलंगाना गवर्नमेंट का एक मिशन है तेलंगाना AI मिशन, TAM। ये TAM मिशन नेस्कॉम की मदद से तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। अब इस TAM मिशन के तहत ही एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है र्यू अप। इसमें AI स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्टार्टअप। देखिए तेलंगाना इंडिया का पहला स्टेट है
जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी प्रिपेयर की है जून 2020 में। और मेरे ख्याल से 2020 को तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा ईयर ऑफ एआई घोषित किया गया था। तो तेलंगाना एआई में बहुत कुछ काम कर रहा है और एआई स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम र्यू अप लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। ये है मैप में तेलंगाना। क्यों तो चर्चा में है? क्योंकि मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना ने लॉन्च किया था, कल मैंने आपको पढ़ाया था। चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन, जो कि इस समय पौंडीचेरी की भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस कंट्री द्वारा अपने स्पेस स्टेशन के लिए एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया है जो कि 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जा रहा है? तो चाइना ने रिसेंटली एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है जो कि 3 एस्ट्रोनॉट्स को इसके स्पेस स्टेशन के लिए लेके जा रहा है। चाइना का जो स्पेस स्टेशन है वो लो अर्थ ऑर्बिट में बन रहा है, उसके लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स ये गए हैं रिसेंटली। और ये कौन से रॉकेट से गए हैं? सेंजाओ 12 रॉकेट से, सेंजाओ 12 स्पेसशिप से गए हैं, जिसको लॉन्ग मार्च 2FY12 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो रॉकेट ये है लॉन्ग मार्च और वो स्पेसशिप है सेंजाओ 12। 3 एस्ट्रोनॉट्स गए हैं। चाइना वर्ल्ड की तीसरी कंट्री है जिसने अपने सिटीजन्स को स्पेस में भेजा है। पहली कौन सी थी? रशिया, सेकंड थी यूएस, थर्ड है चाइना, इतना याद रखिएगा। चाइना का जो स्पेस स्टेशन है वो 2022 तक बनकर प्रिपेयर हो जाएगा। टोटल 11 मिशन लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें से तीसरा ये हो गया। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना की कैपिटल पता है? ये बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी बोर्ड में मेंबर के तौर पर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो सेबी बोर्ड में एक नए मेंबर अपॉइंट हुए हैं, आनंद मोहन बजाज। आनंद मोहन बजाज सेबी बोर्ड में मेंबर के तौर पर अपॉइंट हुए हैं। ये हैं आनंद मोहन बजाज। इनको सेबी बोर्ड में, बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी बोर्ड में एक मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। आनंद बजाज 1990 बैच के इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के ऑफिसर हैं। फिनांस मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे मई 2020 से। सेबी बोर्ड में एक चेयरमैन होता है और 2 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आनंद मोहन बजाज को सेबी बोर्ड में अपॉइंट कर दिया गया है। सेबी की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी सेबी की, लेकिन इसको स्टैच्यूटरी पावर दी गई थी 1992 में। 1992 में सेबी एक्ट पास हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में ही हमेशा से है। इसका चेयरपर्सन है अजय त्यागी, याद रखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।